अनुराधा अपने पति और 3 बेटों के साथ विजयनगर में रहा करती थी। अनुराधा एक सक्सेसफुल वुमेन थी जो काफी मॉडर्न और खुले विचारों वाली थी। उनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और परफ्यूम का अच्छा खासा बिजनेस था। उनके बेटे अब शादी के लायक हो गए थे, तो अनु को अपने लिए बिल्कुल वैसी ही बहुएं चाहिए थी जैसे कि वो खुद थी। उसने कई जगह लड़कियां देखी, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई। एक दिन उसके पति राम ने उससे कहा, अनु, कितनी सारी लड़कियां देख चुकी हो तुम, लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। मुझे तो तुम्हारा ही समझ में नहीं आता। इसमें समझना क्या है, जैसी मैं हूँ मुझे वैसी ही मॉडर्न बहुएं चाहिए, ताकि वो मेरी स्टेटस को मैच कर सके। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझे और मेरी बहुओं को कुछ बोले। अब जब मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ तो अपनी बहू भी ऐसी ही चाहूंगी। अरे बिजनेस वुमेन ना सही, लेकिन वर्किंग वुमेन तो मैं अपने घर लाकर ही रहूंगी। अरे भाग्यवान, ये सब तो ठीक है, पर जरा अजय, विजय और अमर से तो पूछ लो उन्हें किस तरह की बीवियां चाहिए। दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे थे। तब तक अजय, विजय और अमर भी नाश्ते की टेबल पर आ गए। अनु ने उन तीनों से पूछा, हाँ बेटा, जरा अपने पिताजी को बताओ, क्या तुम्हें मेरी तरह की बीवियां पसंद नहीं आएंगी? मेरा मतलब है, क्या तुम्हें खुद के लिए एक सक्सेसफुल वुमेन चाहिए या नहीं? माँ, आप एक सक्सेसफुल मॉडर्न एजुकेटेड वुमेन हो, और ऐसी लड़की भला किसको नहीं पसंद आएगी। मैं तो चाहता हूँ इस घर में आपकी तरह ही बहुएं आए। सुन लिया, आपने मेरे बेटे को भी मेरी जैसी ही लड़की चाहिए। मेरा मतलब औरत चाहिए। जैसी मैं हूँ वैसी ही लड़कियाँ मेरे बेटों को पसंद आएगी। अनु की बात सुनकर राम कुछ नहीं कहता, और इस तरह अब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनुराधा की सहेली गीतिका अमेरिका से आई हुई थी। अनुराधा से मिलने के लिए वो उसके स्टोर पर जाती है, और इस तरह अनुराधा ने उसके साथ बहुत सारी बातें की। बातों बातों में अनुराधा अपनी सहेली गीतिका से कहती है, यार गीतिका, मेरे 3 बेटे हैं और मुझे उनके लिए 3 बहुएं चाहिए। तो इसमें कमी क्या है? अनु, तू इतनी सक्सेसफुल वुमन है, तेरे तीनों बेटे इतने पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? उनके लिए अच्छी लड़की ढूंढ और शादी कर दे। अरे यार, लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन वो मेरी तरह मॉडर्न, स्मार्ट और इंटेलिजेंट होनी चाहिए। मैंने सुना है तेरी 3 बेटियां हैं और तू तो अमेरिका में रहती है। तू इतनी मॉडर्न है, तेरी बेटियां भी जरूर मॉडर्न होगी। अगर तू कहे तो मैं तुझे अपने तीनों बेटों से मिलवा देती हूँ, अगर तुझे सब ठीक लगे, और अगर तुझे मेरे तीनों बेटे पसंद आ जाएंगे तो हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। अरे अनु, इसमें मिलने मिलाने की क्या बात है? मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, मुझे पता है मेरी बेटियां तेरे घर में बहुत खुश रहेंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह अनु गीतिका की तीनों बेटियों से अपने बेटों की शादी पक्की करवा देती है, और आने वाले कुछ ही हफ्तों में गीतिका की तीनों बेटियां माला, सितारा और कनिका अनुराधा की बहू बनकर आ गई। अगले दिन तीनों बहनें जब सोकर उठती हैं, तो तीनों ही साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हैं और मटकती हुई हॉल में आती हैं, जहां वो अपनी सास को बाहर हॉल में कॉफी पीता देख उससे सवाल करने जाती हैं। और अपनी तीनों बहुओं को साड़ी में देखकर अनु कहती है, अरे बेटा, ये क्या, तुम तीनों ने साड़ी क्यों पहन रखी है? मेरी सहेलियां थोड़ी ही देर में आती होंगी, कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर आ जाओ। लेकिन माँ जी, हमारे पास तो मॉडर्न कपड़े है ही नहीं, हमारे पास तो बस साड़ी और सूट यही कपड़े हैं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो अमेरिका में रहने के बाद भी इतनी ज्यादा संस्कारी कैसे हो सकती हो? तुम वहाँ इस तरह के कपड़े पहनती थी क्या? माँ, हम अमेरिका में जरूर रहते हैं, लेकिन है तो हिंदुस्तान से ही ना। हिंदुस्तानी लोग दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कार को नहीं भूलते। ये सुनकर उनके ससुर को बहुत खुशी होती है, और वो कहते हैं, वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम लोगों के। भगवान तुम्हारे जैसी बेटी और बहू सबको दे। वो लोग ये बातें कर रहे थे कि तभी अनुराधा की सभी सहेलियां वहां आ गई, और अनुराधा की बहुओं को इस तरह देखकर उसकी एक सहेली निमी ने कहा, अनु, सुना है तू अमेरिका से बहू लाई है। अब जब वो अमेरिका से बहू लाई है तो बड़ी मॉडल और स्मार्ट होंगी, जरा हमें उनसे मिलवा तो दे। सहेलियों की बात सुनकर अनु शर्मिंदा होते हुए बोलती है, यही तो है मेरी 3 बहुएं, तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हुई हैं। सब लोग उन तीनों को देखकर हैरान रह गए, और तभी निमी ने कहा, अरे अनु, तू तो कह रही थी कि तू बहुत मॉडर्न बहुएं लाई हैं, लेकिन ये तीनों बहुएं तो बहुत सिंपल हैं। नहीं नहीं, ये तीनों सिंपल नहीं है,
वो हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के दूसरे दिन बहुएं साड़ी पहनती है, बस इसीलिए इन्होंने मेरी इज्जत रखी है और साड़ी पहनी है। अनु जैसे तैसे बात संभालती है और फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अनु का मूड भी काफी ऑफ था, वो भी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अनु की तीनों बहुओं ने नाश्ते में आलू के पराठे और तड़के वाली दही बना दी। ये देखकर अनु बोली, अरे इतना ऑयली नाश्ता कौन खाता है? अरे तुम लोग अमेरिका से हो, लेकिन अमेरिका में रहने के बाद भी तुम्हें इतना नहीं पता कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाता है। लेकिन मेरी तीनों बहुएं बहुत बड़ी इडियट हैं। कितना अच्छा नाश्ता तो है माँ, और कभी कभी तो चलता ही है। हाँ माँ, खाने में क्या खराबी है, इतना अच्छा तो बना है। अरे इतना अच्छा खाना होने के बाद भी आप खाने में कमी क्यों निकाल रही हो? चुप करो तुम तीनों को मौका मिला नहीं कि शुरू हो गए अपनी पत्नियों के तारीफों के पुल बांधने। अनु का गुस्सा देख सभी लोग चुप हो जाते हैं और सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। अनु की बहुएं बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। एक दिन अनु राम से बोली, राम, मैंने सोचा था मेरी बहुएं बहुत मॉडर्न होंगी, समाज में मेरी इमेज को डबल कर देंगी। शुरू में मुझे लगा कि शायद इन्हें साड़ी और सूट पहनने का शौक है, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ये तीनों ही देहाती हैं। मैंने शादी का फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी। नहीं अनु, बल्कि तुमने बहुत समझदारी का फैसला किया है इन तीनों लड़कियों को घर पर लाकर। तुम उनके मामले में कभी भी मायूस नहीं होगी। ऐसी लड़कियां मिलना किस्मत की बात है जो विदेश में रहकर भी देश के रीति रिवाज को अच्छे से समझ सके और उसे अपने डेली रूटीन में भी ला सके। पति की भी बात सुनकर अनु एक बार फिर उदास हो जाती है। अब ऐसे ही समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अनुराधा अपनी तीनों बहुओं से काफी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अनुराधा की फ्रेंड उसको फोन करके बताती है, अनु, मैं और मेरी टीम मिलकर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रख रहे हैं जिसमें सारी बहुएं हिस्सा ले रही हैं। तेरी बहुओं को भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन निम्मी, देख अनु, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुझे बता रही हूँ कि तेरी बहू ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। निम्मी अपनी बात बोलकर फोन रख देती है तो वहीं अनु भी परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो अपनी तीनों बहुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, काश तुम तीनों भी मॉडर्न होती, स्मार्ट होती, इंग्लिश बोलना जानती, तो मैं भी आज उस कंपटीशन में खड़ी कर देती तुम तीनों को। लेकिन मेरी तो किस्मत में ही नहीं है ये सब। ऐसा कहकर अनु चली जाती है। कुछ दिनों बाद अनु हॉल में बैठी थी और ब्यूटी कॉन्टेस्ट देख रही थी। तभी सभी मॉडल के बीच अचानक उसकी तीनों बहुएं भी रैंप पर फिश कट ड्रेस पहनकर वॉक करती हुई दिखाई दी। ये देखकर अनु को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वो अपने आप से बोली, अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी बहुएं इतनी स्मार्ट, इतनी मॉडर्न और वो रैंप वॉक कर रही हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। उसके बाद जज उन्हें तीनों को विजेता घोषित करते हैं और उन्हें मेडल और ट्रॉफी भी मिली। अनु की सभी सहेलियां उसकी तीनों बहुओं से बात कर रही थी और वो तीनों बहुएं फटाफट इंग्लिश बोल रही थी और उनके जवाब दे रही थी। ये देखकर अनु काफी हैरान हुई। शाम को जब वो लोग घर आए तब अनु अपनी तीनों बहुओं से पूछने लगी, अगर तुम तीनों इतनी मॉडर्न हो और इतनी स्मार्ट हो तो तुम तीनों ने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अन्नू, इन लोगों ने ये बात मेरे कहने पर छुपाई। मैंने इन तीनों को पहले दिन ही कह दिया था। देखो बेटा, अन्नू अपने संस्कार भूलती जा रही है। मैं उसे उसके सारे संस्कार वापस दिलाना चाहता हूं और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। आपने बहुत अच्छा किया। मैं समझ गई हूँ कि मॉडर्न होने का मतलब छोटे कपड़े पहनना और इंग्लिश बोलना नहीं होता, बल्कि अपने संस्कार ही आपकी धरोहर होते हैं। और तुम तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यही बात याद दिला दी। आज से मैं इस बात को अपने पास गांठ बांध कर रखूंगी। इस तरह अनु अब अपनी तीनों बहुओं से बहुत खुश थी। ये कहानी है मालती की, जो अपनी सास सुनीता के साथ रहा करती थी। मालती की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और बस इसी बात का ताना हर कोई देता। लेकिन मालती को किसी के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी सास और उसका पति हमेशा उसके सपोर्ट में खड़े थे। और ऐसे एक दिन सुनीता अपने हॉल में बैठी चाय पी रही थी।
तभी वहाँ पर सुनीता की पड़ोसन रजनी आती है। का बात है बहन, बड़ी शांत नजर आ रही हो। मैं तो हमेशा शांत ही रहती हूँ। हाँ, लगता है तूने आज पहली बार ध्यान से देखा है मुझे। हाँ हाँ, हो सकत है। वैसे तुम्हारी बहू कहीं नजर ना आ रही। कहाँ ही होगी, अपने कमरे में ही होगी। रुक जा, अभी बुलाते उसको, तुझे भी चाय दे देगी। इस तरह सुनीता अपनी बहू को आवाज लगाने ही वाली थी कि मालती अपने हाथ में फोन लिए बाहर आती है और फोन में छठ पूजा का वीडियो दिखाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो छठ पूजा की वीडियो, इनके गाने कितने अच्छे लगते हैं ना। नमस्ते आंटी जी। हाँ बहू, हमरे गाने काफी अच्छे और शुद्ध होते हैं। और बात रही हमरे छठ पूजा के गाने के, तो उनका तो कोनो जवाब ही ना है। वैसे आंटी जी आपसे एक सवाल है। हाँ बहू, का बोलना है तो के? ये छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? बहू, वो छठ पूजा है ना, वो सूर्य देवता की बहन छठी मैया को अर्पित किया जाता है। माना जाता है जब पांडवों का राजपाट छिन गया था ना, तब श्री कृष्ण भगवान जी कहे थे द्रौपदी को छठ पूजा का व्रत रखने को। तब जाकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई और उसके बाद ही उनको उनका राजपाट मिला। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम छठ व्रत करके कोई भी मनोकामना मांगे तो छठी मैया वो पूरी कर देती है ना? हाँ बहू, छठी मैया तो सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसका मतलब अगर मैंने भी पूरी श्रद्धा से छठ पर्व का व्रत किया तो छठी मैया मेरी गोद भर देंगी। अरे बहू, तू किस सोच में पड़ गई? नहीं, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर रजनी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में चाय बनाकर अपनी सास और पड़ोसन को देती है। चाय पीने के बाद रजनी भी अपने घर चली जाती है। समय गुजरता है और अब मालती को अपने फोन में बस छठ पूजा की ही वीडियो वो देखा करती। और ऐसी एक दिन मालती अपनी सास सुनीता से कहती है, माँ जी, मैंने छठ पूजा के बारे में काफी जानकारी निकाली है। हाँ तो माँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो बनता है ना लाल भूरे रंग का बिस्कुट के जैसा, मैं वो बनाना चाहती हूँ, अगर आप कहें तो। अरे बहू, तू भी ना। अरे, उसे लाल भूरे रंग का बिस्किट नहीं कहते, बल्कि उसे ठेकुआ कहते हैं। अरे तू थोड़ी ना जानती होगी ठेकुआ किसे कहते हैं। ठेकुआ तो उसके घर में बनता है जिसके घर में छठ पूजा होती है। और तू बनाने की कोशिश भी करेगी ना, तो तुझसे नहीं बनेगा। पर माँ जी, मैं उसको बना सकती हूँ। आपको पता है, मैंने सारी विधियाँ देखी है और वो भी बहुत आसान है ये। मालती को जिद करता देख सुनीता को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, बहू, तू उसको ना नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसको बनाने के लिए ना दिमाग चाहिए जो कि तेरे अंदर नहीं है। और ना जाने मैंने क्यों तुझे अपनी बहू बना लिया। अरे तू पता नहीं कैसे इंसान है, अगर किसी एक चीज को देख लिया ना तो उसी के पीछे जिद करके बैठ जाएगी कि नहीं, अब तो यही करना है। अरे बहू, दुनिया में ना इतनी आसान चीजें नहीं होती जितनी दिखती है, समझी तू? अपनी सास की बात सुनकर मालती कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। एक दिन अपनी पड़ोसन सास रजनी के साथ वो बाजार जाती है, क्योंकि छठ पूजा का दिन करीब आ जाता है, इसलिए वो रजनी के साथ सामान खरीदने जाती है। बाजारों में छठ पूजा के सामान मिलने लगे थे। छठ पूजा की वजह से पूरा बाजार जगमगा रहा था। वो दोनों छठ पूजा के लिए सामान खरीद रहे थे। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और रजनी को मालती के साथ देखकर उससे कहती है, अरे रजनी, ये तू किसे लेकर घूम रही है? अरे बहन, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है का? देखकर अनदेखा काहे कर रही हो? भाई मुझे दिखाई दे रहा है, तभी तुझे कह रही हूँ कि तू किस औरत को अपने साथ छठ पूजा का सामान लेने आई है। अरे इसकी छत्र छाया ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तू इसको लेकर पूजा का सामान लेने आई है ना, तेरी पूरी पूजा खराब हो जाएगी। क्यों? ईका शरीर में कीड़े लगे हैं क्या? बहन, कीड़े का तो पता नहीं, लेकिन जिसे तू अपने साथ लेकर घूम रही है ना, वो बिल्कुल शुभ नहीं है, अपशगुनी कहीं की। देख बहन, हमको ना ज्यादा ज्ञान मत दे। हम छठ पूजा ना आज से नहीं बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और तू हमको ना
इस बारे में ना ही सिखाएगी ना तो ज्यादा ही अच्छा होगा। और एक बात हम तुमको कहते हैं कि ये अपशगुनी नहीं है, अरे तुम्हारी सोच ही अपशगुनी है। और छठ पूजा इसलिए किया जाता है ना ताकि लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकें, ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। हाँ, मेरा काम था तुझे बताना, मान ना मान तेरी मर्जी है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए अपना रास्ता नापिए। रजनी की बात सुनकर वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन उस औरत की बात से मालती को बहुत दुख होता है, क्योंकि रजनी और लोगों की तरह नहीं थी। इसलिए वो मालती से कहती है, अरे क्या हुआ बहू, और तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं आंटी जी। देख बहू, हम तो का ना अपनी बहू की तरह मानते हैं। अरे जिस तरह से तेरी सास तेरे लिए लड़ जाती है ना, उसी तरह से हम भी लड़ सकते हैं तेरी खातिर। देख बहू, अगर किसी ने भी तुझसे कुछ फालतू बोला ना तो कसम गंगा मैया की हम उसकी जुबान खींच लेंगे। तो ई खातिर तू किसी की भी बात पर ना ध्यान मत दिया कर, और चल अब घर। इस तरह मालती रजनी के साथ अपने घर आती है। लेकिन मालती के जहन में बस उस औरत की बातें ही चलती रही। आंटी ने कहा था कि छठ पूजा करने से हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अगर मैं भी इस छठ का व्रत रखूं तो हाँ, अगर मैं इस व्रत को रखूंगी तो छठी मैया मेरी भी गोद भर देंगी। मैं भी इस व्रत को रखूंगी। मालती भी अब ठान लेती है कि वो छठ के पावन व्रत को रखेगी। कुछ दिन बाद रजनी एक बार फिर से सुनीता के घर जाती है और दोनों सास बहुओं को आवाज लगाते हुए पुकारती है, अरे सुनीता बहन, मालती बहू, अरे कहाँ गई दोनों सास बहू? अरे क्या हुआ रजनी, इतना क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही है? अरे थोड़ा थम जा। अरे हम तुम लोगों को ना छठ पूजा के लिए इनवाइट करने आई हूँ। 2 दिन बाद ना छठ पूजा है, तो समय से आ जाना, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दोबारा से तुम्हें बुलाने आए। आंटी जी, हम समय से आ जाएंगे, पर आपसे एक सवाल है। मालती की बात सुनकर रजनी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, अरे बहू, तोरे तो सवाल ही नहीं खत्म होते हैं। हम जब भी तुम्हारे घर आते हैं ना तो तुम तो हमसे सवाल पूछ पूछ कर हमारा दिमाग ही खा जाती हो, और अब तुमको मना तो कर नहीं सकते हम। तो पूछो क्या पूछना था। आंटी जी, क्या ये छठ पूजा सिर्फ बिहारी ही करते हैं? अरे नहीं बहू, भगवान ने कभी किसी का धर्म या जात पात नहीं बांटा है, ये तो हम इंसानों का बनाया हुआ है। अगर ऐसी बात है आंटी जी, क्या मैं छठ पर्व का व्रत रख सकती हूँ? मालती की बात सुनकर रजनी शांत हो जाती है और सुनीता की तरफ देखती है। बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुझे पता भी है छठ पूजा कैसे होती है? बस करने चली। नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस पूजा को सच्चे मन से करूँगी तो शायद भगवान मेरी मुराद भी सुन ले। वैसे भी भगवान तो अपने भक्तों में श्रद्धा की भावना देखते हैं ना। लेकिन बहू, तू ये व्रत क्यों रखना चाहती है? अरे तू जानती भी है ये व्रत कितना कठिन होता है। माँ जी, ये व्रत चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, पर मैं इस व्रत को जरूर करूँगी, ताकि मुझे भी कोई माँ बोलने वाला आए। और वैसे भी आंटी जी ने कहा था कि इस व्रत को जो कोई रखता है, मैया उनकी मुरादें पूरी करती है। क्या पता छठी मैया को मुझ जैसी अबला पर तरस आ जाए और वो मेरी भी झोली भर दे। और माँ जी, अगर मेरी गोद भर गई तो कोई भी मुझे बांझ होने का ताना नहीं देगा, और ना ही आपको बाहर सुनने को मिलेगा। और आंटी जी, वो बच्चा आपको भी तो दादी कहेगा ना। मालती की बात सुनकर रजनी और सुनीता की आंखें नम हो जाती हैं और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि मालती किस तरह एक बच्चे के लिए तड़प रही थी। अरे बहू, तू ना इस व्रत को रख ले, और बाकी की सारी चीजें ना मैं तुझे बता दूंगी। इस तरह मालती छठ पूजा करने की कसम खाती है, तो वहीं रजनी भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। और इन 2 दिनों में मालती भी छठ पूजा का सामान लेकर आती है और पूजा करने के सारे सामान को तैयार करने लग जाती है। आंटी जी, अब आप मुझे बताइए कि ठेकुए कैसे बनेंगे, और मैं मीठी पूरी बनाने का आटा भी गूंथ लेती हूँ। हाँ बहू, हम तुमको एक बात बता देते हैं कि छठ पूजा का प्रसाद जो है ना, गैस चूल्हा पे तो नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा ये? अरे बहू, इसके लिए ना तुझे पहले मिट्टी का चूल्हा बनाना पड़ेगा। क्या चूल्हे पे खाना बनाना होगा?
लेकिन रजनी बहू को तो चूल्हे पे खाना बनाने आता ही नहीं है। माँ जी मैं सब कर लूंगी। इस तरह मालती मिट्टी लाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार करके रख देती है। देखते ही देखते अब जल्द ही मालती ठेकुए बनाने शुरू करती है। बहू जरा संभल कर कर। कुछ नहीं हुआ माँ जी, सब ठीक है। मालती अपनी पूरी लगन के साथ छठ पूजा का प्रसाद बनाती है। रजनी जैसा जैसा मालती को बताती वो ठीक वैसा ही करती और घाट पर भी जाती और पानी में देर तक खड़ी रहती जब तक सूरज नहीं ढल जाता। ठीक वैसे ही सुबह को छठ पूजा भी पूरी करती और इस तरह मालती की छठ पूजा संपूर्ण हो जाती है। मालती बहुत ही खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिरकार वो प्रेग्नेंट जो हो गई थी। समय गुजरता है और बहुत जल्दी मालती एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद मालती और सुनीता की आस्था छठी मैया के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरह अब हर साल वो छठी पूजा मनाती है। धीरज और शालिनी के रिलेशनशिप को 2 साल का समय हो गया था। दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे। एक शाम दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी शालिनी कहती है, तुम्हें पता है बुलबुल ना जिद पर अड़ गई थी कि मेरी शादी में सेम मेरे जैसा लहंगा पहनेगी। माँ और मैंने कितना समझाया तब जाकर मानी वो। तुम्हारी बहन तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। तुम लोग कभी लड़ती झगड़ती नहीं हो क्या? कभी नहीं, वो मेरी बहन कम बेस्ट फ्रेंड ज्यादा है और माँ से ज्यादा मुझे अपना सब कुछ मानती है। क्यों, तुम्हें हम बहनों के बीच का प्यार रास नहीं आता क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस तुम हमेशा उसी की बातें करती रहती हो। मुझ पर भी तो ध्यान दो, होने वाला पति हूँ तुम्हारा। ओहो, शादी के बाद तो तुम पर ध्यान देना है, नाराज क्यों होते हो? चलो अभी घर जाने में लेट हो जाएगा। तभी धीरज शालिनी को कुछ ही देर में अपनी बाइक पर उसके घर ड्रॉप कर देता है। शालिनी धीरज को बाय कह ही रही थी कि तभी घर से भागती हुई उसकी बहन बुलबुल आती है और शालिनी के गले लगकर कहती है, दीदी आप कितना टाइम लगाते हो घर आने में? पता है कब से मैं आपका वेट कर रही थी। चलो अंदर। अरे बुलबुल एक्सप्रेस, थोड़ा आराम से, घर ही तो आ रही है वो। अरे जीजा जी आप एक बात बताओ, आपकी बाइक है या बैलगाड़ी? थोड़ा स्पीड में चलाया करो ना। साली साहिबा, ये बाइक है, कोई उड़न खटोला नहीं है जिस पर उड़ाकर तुम्हारी बहन को ले आऊं। ओहो, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। दीदी आप क्या सुन रही हो? चलो भी। हाँ हाँ चल रही हूँ। धीरज ध्यान से घर जाना। अरे बाय तो बोलने दे तेरे जीजा जी को, फोन पर कह देना। इतना कहकर बुलबुल शालिनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है और धीरज भी वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है और दोनों की शादी का दिन आ जाता है। सभी रस्मों रिवाजों के साथ शादी संपन्न होती है और विदाई का समय आता है। सभी की आंखें नम होती है, लेकिन बुलबुल की आंखों से तो मानो आंसुओं का दरिया बह रहा था। वो शालिनी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोलती है, दीदी मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मैं आपके बिना कभी नहीं रही, तो मैं आपके जाने के बाद कैसे रहूंगी दीदी? रह तो मैं भी नहीं पाऊंगी तेरे बिना, लेकिन ससुराल तो मुझे जाना पड़ेगा ना। देख बुलबुल, तू ऐसे रोएगी तो मैं कैसे जा पाऊंगी? हाय दैया, कितने टेस्ट हुए बहा रही है बहू की बहन। इतना तो बहू भी नहीं रो रही। माँ क्या बताऊँ, मेरी साली जी को अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तू क्या बताएगा, दिख ही रहा है। दीदी मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ मैं ना आपके साथ ही जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। ओ नालायक, ये विदाई चल रही है, कोई ऑफर नहीं जिसमें बीवी के साथ सारी दहेज में ले जाएगा। अरे बुलबुल बेटा, तुम्हारी बहन कौन सा विदेश जा रही है? जब बहन की याद आए मिलने आ जाना। अच्छा तो फिर जीजा जी को ही घर जमाई बन के रहने दो ना यहाँ, फिर दीदी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरी प्यारी बहन कहीं मेरे विदाई के सदमे में रो रो कर पगला न जाए। सासू माँ आने दीजिए ना मेरी बहन को मेरे साथ, कुछ दिन में समझा बुझा कर वापस भेज दूंगी। बुलबुल के आंसुओं को देखकर मालती अपनी बहू की बात मान जाती है और इस तरह धीरज की साली भी उसके घर दहेज में आ जाती है। ससुराल में गृह प्रवेश की रस्म के बाद जैसे ही धीरज और शालिनी कमरे में अकेले होते हैं और एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी बुलबुल दोनों के बीच आ जाती है और वो दोनों बुलबुल के गाल पर किस कर देते हैं। तभी बुलबुल कहती है, आए हाय, दोनों गाल गीले कर दिए मेरे। बुलबुल तू? साली साहिबा, क्या क्या कर रही हो? मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, किया तो आप दोनों ने है मेरे गाल पर किस। अरे हमने तुम्हें किस नहीं किया,
बल्कि तुम जबरदस्ती हमारी किसके बीच में आई हो। जी नहीं, मैं तो कमरे में सोने के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, मुझे दीदी के बिना नींद नहीं आती है ना दीदी। हाँ ये तो है। ओ देवी, अगर ये यहाँ सोएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। जब आए थे तो दरवाजा लॉक कर देना था ना। अभी ये तो यहाँ से जाने नहीं वाली। हॉल में सो जाओ। अब तुम्हारी वजह से वो रात भर जगेगी तो अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? क्या होना था और क्या हो रहा है, साली किस्मत ही खराब है। अपनी दहेज में आई साली की वजह से अपनी पहली रात को ही उसे कमरे से बाहर होना पड़ता है। समय बीतता है और धीरज के साथ उसकी माँ को भी बुलबुल घर में एक बिन बुलाई आफत लगती है। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर रखा खाना देखकर मालती कहती है, अरे बहू, ये सब क्या बनाया है तूने? आंटी जी इसे खाना कहते हैं। अच्छा, मुझे तो लगा गोबर कहते हैं। मेरा मतलब कि इसमें रोटी सब्जी जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सासू माँ, ये नूडल्स, मंचूरियन, फ्रेंच फ्राई और मकेन, ये सब बुलबुल की पसंद का खाना है। वो बहुत दिन हो गए थे तो आज मैंने उसके कहने पर बना दिया। अच्छा बेटा, आज तो तेरी साली के पसंद का खाना बना है, मतलब मुझे तो उपवास पर रहना पड़ेगा। सासू माँ, आप भी खाइए ना। मैंने ज्यादा तेल मसाले नहीं डाले हैं। आपका ध्यान रखकर थोड़ा सादा ही बनाया है मैंने। हाँ आंटी जी खाओ, मेरी दीदी बहुत मस्त खाना बनाती है। हाँ तो फिर तू ही ठूस ले, मुझे नहीं खाना। पर माँ, चुप कर, और यहाँ क्या खड़ा है, चल मेरे साथ। मालती के कहने पर धीरज को उसके साथ जाना पड़ता है। दोनों कमरे में जाते हैं कि तभी मालती गुस्से में कहती है, देख ले, तेरी साली के चलते तेरी माँ को नाश्ता नसीब नहीं हुआ। नसीब तो आपने मुझे भी नहीं होने दिया। चुप कर नालायक। अरे इस लड़की की वजह से एक आदमी का खर्चा ज्यादा हो गया है घर में। पता चले कल को इसकी शादी का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। रहने दे तू तो। एक ये बहू पता नहीं कब भेजेगी अपनी बहन को मायके। बताओ, लोगों को दहेज में बंगला गाड़ी उपहार में मिलता है और तेरे दहेज में साली आई है घर में। क्या करूँ, अब मेरी किस्मत ही इतनी अनोखी है कि मेरे दहेज में साली घर आई है। ऐसी अनोखी किस्मत के फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं, समझा? बहू को कहकर जल्दी ही अपनी साली को मायके पहुंचा कर आ। मालती की बात सुन धीरज को कुछ समझ नहीं आता। समय बीतता है और मालती को किसी काम से गांव जाना पड़ता है। एक दिन जब शालिनी सफाई कर रही होती है तभी बुलबुल तैयार होकर आती है और उससे कहती है, दीदी आप ये क्या काम वाली बनकर बैठी हुई हो? मैंने कहा था ना कि आज हम शॉपिंग पे चलेंगे। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अभी तो सारा काम बाकी है। एक काम कर, तू अपने जीजा जी के साथ चली जा। अरे यार, ले देकर एक तो छुट्टी होती है, अभी उसमें तो मुझे चैन से रहने दो। हाँ हाँ, आप रहो चैन से। बहन तो मेरी है ना, आपकी तो कुछ लगती ही नहीं है। ठीक है, नहीं जाना तो मैं जाती हूँ। बदले में आज घर का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब कुछ आप कर देना। क्या मुसीबत है यार। हाँ तो बुलबुल कहाँ जाना पसंद करोगी शॉपिंग पर? चलो तो सही जीजा जी, रास्ते में बताती हूँ। मजबूरी में धीरज को बुलबुल को शॉपिंग पर ले जाना पड़ता ही है और शाम को बुलबुल मस्ती में और धीरज शॉपिंग बैग्स लाद कर घर आता है और आते ही सोफे पर गिर पड़ता है। शालिनी, तुम्हारी बहन ने तो मुझे कंगला कर दिया। कहाँ दीदी, मैंने तो बस 10 से 12 हजार ही खर्च करवाए हैं। बस तो ऐसे बोल रही है जैसे 10-12 सौ ही खर्चे हो। अरे क्या हो गया, सालियाँ तो अपने जीजा को नचा कर रखती है और मेरी बुलबुल ने तो बस कुछ पैसे ही खर्च किए हैं। चल बुलबुल, मेरे कमरे में चलते हैं, देखूं तो जरा तूने क्या क्या लिया है। दोनों बहनें शॉपिंग बैग्स उठाए कमरे में चली जाती है और धीरज अपना सर पकड़े कहता है, हे भगवान, एक साली है तो ये हाल है मेरा। कहीं 2-3 होती तो सच में सड़क पर आ जाता। साली आदि घर वाली होती है, पर ये दहेज में आई साली तो पनौती हो गई।